Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today, the topic of our discussion is regulation of the gluconeogenesis. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिटेल से देखा था। अब हम बात करने लगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रेगुलेट कर रहे होते हैं इस ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकोनियोजेनेसिस हमें पता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। अब कुछ फैक्टर इसको एलोस्टेरिकली रेगुलेट कर रहे होते हैं और कुछ हार्मोनली इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। एलोस्टेरिक रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है दैट फैक्टर इज द एसिटाइल कोए। अब ये जो एसिटाइल कोए होता है ये एलोस्टेरिकली कैसे रेगुलेट कर रहा होता है कि हमें बताया कि पायरोवेट से बनता है एसिटाइल कोए। पायरोवेट से बनता है एसिटाइल कोए और पायरोवेट से एक और चीज़ बनती है जो कि हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस में बनाई थी, ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट। पायरोवेट से कौन कौन सी दो चीज़ें बनती हैं जब हम टीसीए साइकिल के अंदर एंटर करते हैं तो पायरोवेट से एसिटाइल कोए बनता है और जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करते हैं तो पायरोवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। जब पायरोवेट से हम एसिटाइल कोए बनाते हैं तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट एंजाइम इज द पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स वन एंजाइम। पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स वन एंजाइम यूज होता है और जब हम पायरोवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनवाते हैं तो यहाँ पे पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होता है। तो ये जो एसिटाइल कोए होता है ना, ये इसके जब हाई लेवल्स होते हैं, इसके हाई लेवल क्या करते हैं, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं ताकि ये वाली कन्वर्जन रुक जाए, क्योंकि इसके लेवल ऑलरेडी ज़्यादा हैं। तो एसिटाइल कोए पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स वन को इनहिबिट करता है, जबकि पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से पायरोवेट की एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्जन रुक जाती है और पायरोवेट ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ऑक्सैलो एसीटेट से हम फिर अल्टीमेटली क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा लेते हैं। तो ये पहली रेगुलेशन होगी, एलोस्टेरिक रेगुलेशन। और ये जो एसिटाइल को है ये हमें पता है कि टीसीए साइकिल के अंदर होता है और एनर्जी की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। नेक्स्ट हम हार्मोनल रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। हार्मोनल रेगुलेशन में हमें पता है कि जब हम फास्टिंग की कंडीशन के अंदर होते हैं, फास्टिंग की कंडीशन के अंदर होते हैं तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है। ग्लूकोज का लेवल कम होता है, उसके अलावा इंसुलिन भी कम होगी बॉडी के अंदर, इंसुलिन का लेवल भी कम होगा और ग्लूकागोन का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है। ग्लूकागोन का काम ये होता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा रहा होता है, तो ग्लूकागोन का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है इन द फास्टिंग कंडीशन। अब इस ग्लूकागोन का हाई लेवल की वजह से क्या होता है कि हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम ये एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव होता है तो एटीपी कन्वर्ट होने लग जाता है इनटू साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट होने लग जाते हैं। अब ये जो साइक्लिक एएमपी होता है ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज काइनेज ए को प्रोटीन काइनेज ए जब एक्टिव होगी तो इसका काम ये होता है कि ये फॉस्फोराइलेशन करवाती है, फॉस्फोराइलेशन करवाता है। अब हमें पता है कि बॉडी के ज़्यादातर जो एंजाइम्स होती हैं वो फॉस्फोराइलेशन से इनएक्टिव हो जाते हैं। अब कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इनएक्टिव होंगे इस केस के अंदर, तो जब हम पेप को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू फॉस्फोइनॉल पायरोवेट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू पायरोवेट, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम को हम बोलते हैं पायरोवेट काइनेज एंजाइम। इस एंजाइम की ये फॉस्फोराइलेशन करवा देता है, इस एंजाइम की ये फॉस्फोराइलेशन करवा देता है, जिसकी वजह से ये वाला एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। इस एंजाइम के इनहिबिशन का क्या फ़ायदा होगा कि पायरोवेट फॉस्फोइनॉल पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा और ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का ही ये स्टेप था कि फॉस्फोइनॉल पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी कन्वर्जन को रोकने के लिए हम फॉस्फोराइलेशन करवा देते हैं इसकी, जिसकी वजह से पायरोवेट काइनेज एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। दूसरा जो एंजाइम जिसकी फॉस्फोराइलेशन होती है डेट एंजाइम इज द, जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर, और फ्रुक्टोज की एक और कन्वर्जन होती है इनटू फ्रुक्टोज 2,6 टू 2,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है इसको हम बोलते हैं
फ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम। इस एंजाइम की दो एक्टिविटीज़ होती हैं, किसकी काइनेज एक्टिविटी होती है और एक इसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी होती है। तो ये फॉस्फोराइलेशन करवाएगा इस काइनेज एक्टिविटी की, जिसकी वजह से ये काइनेज एक्टिविटी रुक जाएगी। जब ये काइनेज एक्टिविटी रुक जाएगी तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की कन्वर्जन जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर होती है, ये भी रुक जाएगी। तो कौन कौन से दो एंजाइम थे? एक हो गया पायरुवेट काइनेज और एक हो गया फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम की काइनेज एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि फास्टिंग के अंदर ग्लूकोज कम थी, इंसुलिन भी कम थी, ठीक है। ग्लूकागोन ज़्यादा थी, क्योंकि ग्लूकागोन का काम ही होता है ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा करना। ग्लूकागोन ज़्यादा होने की वजह से एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम एक्टिव हो गया, जिसने कन्वर्ट कर दिया एटीपी को इनटू साइक्लिक एएमपी। अब ये साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करेगी प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ने फॉस्फोराइलेशन करवानी होती है, क्योंकि इसके नाम के अंदर काइनेज आ रहा है। काइनेज एक्टिविटी की वजह से ये पायरुवेट काइनेज की फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाएगा। उसके अलावा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की भी फॉस्फोराइलेशन करवाएगा, जिसकी वजह से ये भी इनहिबिट हो जाएगा। इन दोनों कामों की वजह से क्या होगा कि एक ये वाली कन्वर्जन रुक जाएगी, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस करवा रही होती है, और ये वाली कन्वर्जन भी रुक जाएगी। तो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रमोट होगी। तो ये दूसरी रेगुलेशन होगी। नेक्स्ट जो रेगुलेशन आती है वो होती है इंडक्शन ऑफ द एंजाइम सिंथेसिस। ये ग्लूकागोन क्या करता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन को इंक्रीज करता है। कौन से जीन की ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करता है? जो कि फॉर्मेशन करवाती है पेप्सिके की। पेप्सिके, अब ये कौन सा एंजाइम है? इस एंजाइम को हमने डिटेल से देखा था ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर, ये वाला एंजाइम जिसमें हम ऑक्सैलोएसीटेट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो पेप। यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ था फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम। इस एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ जाती है ग्लूकागोन के थ्रू। यानी ग्लूकागोन क्या करता है कि वो जीन की ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पेप्सिके की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा बात करें तो और कौन कौन से फैक्टर हैं? एक कोर्टिसोल भी इसको एक्टिव करता है। कोर्टिसोल भी इसको एक्टिव करता है। उसके अलावा इंसुलिन इसको इनहिबिट करती है। इंसुलिन क्यों इनहिबिट करेगी? क्योंकि इंसुलिन का काम ये होता है कि वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करे। तो ये वाला जो एंजाइम है ये तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा रहा है, तो इंसुलिन इसको इनहिबिट करेगी। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया इंडक्शन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। नेक्स्ट आता है सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी। सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। कुछ हमारे पास कीटोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ ग्लूकोजेनिक होते हैं। जब ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स का लेवल ज़्यादा होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी ज़्यादा होगी। क्योंकि जब हमने सोर्सेस की बात की थी ग्लूकोनियोजेनेसिस की, तो हमने कहा था कि एक सोर्सेस का अमाइनो एसिड भी होते हैं। अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल हमने लिया था एलानिन कन्वर्ट हो गया था पायरुवेट के अंदर, और ये पायरुवेट फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस से गया था। तो जब ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी ज़्यादा होगी। उसके अलावा बात करें तो जब इंसुलिन का लेवल बॉडी के अंदर कम होता है, डिक्रीज इंसुलिन, ये क्या करती है कि मोबिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स को बढ़ा देती है। अमाइनो एसिड की मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स यूज़ होंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर। मोबिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स भी ज़्यादा हो जाएगी। आखिरी जो रेगुलेशन के लिए फैक्टर आता है, डेट फैक्टर इज एएमपी। एएमपी के हाई लेवल्स क्या करते हैं कि ये दो इंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। एक को एक्टिव करेंगे और एक को इनहिबिट करेंगे। ये इनहिबिट करेगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस को, जबकि ये एक्टिव करेगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम को। अब इसको समझ लेते हैं। एएमपी के हाई लेवल्स का क्या मतलब है? एएमपी के हाई लेवल्स का ये मतलब है कि बॉडी के अंदर एनर्जी कम है। एटीपी के हाई लेवल्स का मतलब होता है बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा है, जबकि एएमपी के हाई लेवल्स का मतलब होता है बॉडी के अंदर एनर्जी कम है। अब इस एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस जब इनहिबिट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा, इसको इधर से समझ लेते हैं,
हमने ये वाला एंजाइम इनहिबिट किया, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा है। तो जब ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये इनहिबिट कर देगा तो ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस प्रोसीड करेगा, और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आगे प्रोसीड करेगा तो हमारे पास टीसीए चलेगी, और इस टीसीए से हमें पता है कि एटीपी मिलती है। तो एएमपी का हाई लेवल इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसीड करेगी, और ग्लाइकोलिसिस से फिर हमारे पास टीसीए चलेगी, और टीसीए से एनर्जी मिलेगी। दूसरा फैक्टर हमने देखा कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम, ये एंजाइम इसको ये एक्टिव कर रहा होता है। ये एंजाइम कहाँ पे यूज़ होता है? यहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पे हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट कर रहा है, और ग्लाइकोलिसिस से ही हमें पता है कि आगे टीसीए चलनी होती है। तो ये रेगुलेशन होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस की। सबसे पहली रेगुलेशन एलोस्टेरिकली होती है, जिसमें एसिटाइल कोए रेगुलेट कर रहा होता है। फिर हमने देखा हार्मोनल रेगुलेशन। फिर हमने कहा कि ये वाला जो हार्मोन था ना, ये इस एंजाइम की सिंथेसिस को बढ़ा रहा था, ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवाकर। फिर सबस्ट्रेट हमने देखे कि ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स का हाई लेवल्स क्या इफेक्ट ले रहा होता है। उसके अलावा फिर हमने देखा एएमपी के हाई लेवल्स क्या कर रहे होते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा, रेगुलेशन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर से हम शुरू करेंगे ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.